हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये सेट नंबर हमारा 41 है। इसमें हम देखेंगे आज के कुछ अच्छे एमसीक्यू। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी और वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज आप प्रयास कीजिएगा कि आप ऊपर ही प्रोग्रेस करें। मतलब आप 5 से 7 के बीच में अगर रहते हैं तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर 9 से 15 में है तो बेस्ट है। आप कोशिश कीजिएगा अपना बेस्ट देने का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित समावेशी धन इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए दिया है जर्मन वॉच, बी दिया है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, सी दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डी दिया है वर्ल्ड बैंक। तो बताइए किसके द्वारा जारी किया था इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही है। यूनिप जारी करता है इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। और ये क्या है, मतलब इसका उद्देश्य ये है कि पहले ये समझिए कि ये 2 वर्षों में जारी किया था, बाई एनुअल है, एनुअल नहीं है ये। दूसरा चीज़ आप ये देखिए कि ये इवेल्युएट करता है किसी देश की कैपेसिटी, वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा है, और कहीं वो मतलब अपने देश की पूरी क्षमता से भी कहीं ज़्यादा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये चीज़ें इवेल्युएट करता है और मेजर करता है कि वो सस्टेनेबल इकॉनमी है या नहीं, मतलब अपने नागरिकों का वेल बीइंग सुनिश्चित कर पा रहा है या नहीं। दूसरा चीज़ यहाँ देखिए, यूनिप का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में। इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को, 48 वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है कोहरा हवा में निलंबित छोटी बूंदें हैं। कथन 2 दिया है उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली पंजाब बेल्ट पर कोहरे के विकास को रोकता है। तीसरा कथन दिया है दिन के दौरान शांत हवाओं के साथ स्वच्छ आकाश की स्थिति कोहरे को लंबे समय तक बने रहने में मदद करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कोहरे के बारे में थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो तो आपको एडवर्स कंडीशन पता होगा। एक तरफ से अगर ठंडी हवाएं आ रही हैं, दूसरी तरफ से गर्म, तो दोनों मिल करके कोहरा बनाती हैं। ये आइडिया तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कथन में दिया है उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली हरियाणा पंजाब बेल्ट में कोहरे के विकास को रोकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं गर्म हवाएं होती हैं, और दिल्ली हरियाणा और पंजाब बेल्ट में उस समय ठंडी का मौसम होता है। तो ऐसे में ये रोकती नहीं और बढ़ा देती हैं। तो दूसरा आपको गलत हो जाएगा। पहला कथन देखें, कोहरा हवा में निलंबित छोटी बूंदें होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर तीसरा कथन देखें तो दिन के दौरान शांत हवाओं के साथ स्वच्छ आकाश की स्थिति कोहरे को लंबे समय तक बने रहने में मदद करती है। तो बादल अगर रहेगा तो बादल होगा तो फिर कहीं ना कहीं जो दीर्घ तरंगे होती हैं उनको रोकेगा, फिर वो टकरा के नीचे आएंगी तो हीट रहेगा नीचे, और हीट के कंडीशन में ये कोहरा नहीं बन सकता। स्वच्छ हवा रहेगा, आकाश रहेगा, तो ये दीर्घ तरंगे ऊपर निकल जाएंगी और कोहरे का कंडीशन यहाँ बन जाएगा। तब इधर से अगर दूसरी तरफ से वहाँ गर्म हवाएं आएंगी तो क्या होगा, कंडीशन अलग रहेगा, यहाँ पे कोहरे जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं आप तो फॉकलैंड का कंडीशन देखेंगे, वहाँ पे आप जाके मैप में ढूंढिएगा कैनरी करंट, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा फॉकलैंड पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए वहाँ मत्स्य का बहुत अच्छा व्यापार होता है। या फिर आप जापान की स्थिति देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई है जो हमने अभी आपको समझाया। आप यहाँ देख सकते हैं एक तरफ से वार्म करंट आ रही है, इधर से कोल्ड है, दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो फिर एडवर्स कंडीशन बनेगा, एडवेक्शन के द्वारा फॉग बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूखे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है एक सूखे की एक विस्तारित अवधि में आमतौर पर एक मौसम की अवधि में प्राकृतिक रूप से वर्षा की मात्रा कमी का परिणाम होता है क्या? सूखा। दूसरा कथन देखें, सूखा अक्सर उच्च हवाओं, उच्च तापमान, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता से संबंध होता है। कथन 2 कह रहा है। कथन 3 कह रहा है कृषि सूखा तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी की नमी फसल के विकास के लिए अपर्याप्त होती है और अत्यधिक फसल तनाव का कारण बनती है। तो बताइए स्ट्रेस, यहाँ पे तनाव का मतलब स्ट्रेस होता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने थोड़ा सा अगर ट्रिक देखा होगा, यहाँ पे उच्च सापेक्षिक आर्द्रता ये सूखे के कारण होती है, तो बिल्कुल आप लोगों ने एलिमिनेट सही तरीके से कर लिया है। 2 इसमें गलत हो जाएगा। फिर ऐसे में अगर पहले कथन पर देखें तो ये बिल्कुल सही है। सूखा समय की एक विस्तारित अवधि में आमतौर पर एक मौसम की अवधि में प्राकृतिक रूप से वर्षा की मात्रा होती है।
जैसे हमारे वहाँ मानसून सेशन में अगर 10 से 20 दिन तक कंटिन्यू बारिश ना हो वहाँ उस सीजन में, तो सूखा घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ पहला फिक्स हो गया। दूसरा यहाँ पे देखें तो मानसून सेशन में आपको पता होगा उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है, तो जैसे कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो ऐसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन वही ठंडी के दिन में देखें तो बहुत आसानी से सूख जाते हैं, यहाँ तक स्किन भी सूख जाता है। तो आप वैसलीन यूज़ करते हैं तो इसके भी कर सकते थे। तो अगर तीसरा देखें तो तीसरा बिल्कुल सही है। कृषि सूखा वो तब होता है जब मृदा की नमी सूख खत्म हो जाती है और फसल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को कहते हैं कृषि सूखा। तो तीसरा सही है, 1 और 3 सही है, बी जिन लोगों को लगाया था बिल्कुल सही उनका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें डिटेल दी हुई है। आईएमडी कैसे प्रभावित करता है, मतलब परिभाषित करता है इसको। तो सूखा लंबे समय तक वर्षा की मात्रा की प्राकृतिक कमी का होता है, मतलब आईएमडी इस तरीके से डिफाइन करता है इसको। दूसरा देखें तो सूखा जलवायु कारक, जैसे कि उच्च हवा, तेज हवाएं चलें और तापमान अधिक हो, उच्च हवा और उच्च तापमान दोनों हाई हो, और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता हो, कम आर्द्रता हो वहाँ पे, के कारण सूखे की घटना गंभीर हो जाती है और तेज बढ़ जाती है। 2000 सूखा प्रबंधन 2006 के मैनुअल के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब सांकेतिक कारक है। पहला कारक कौन सा है, वर्षा का विचलन, मतलब कमी, कितना वर्षा की मात्रा है इस साल पिछले साल की तुलना में, तो उसके आधार पर। दूसरा परिमापी शुष्क अवधि, मतलब उस समय में ड्राई सीजन कितने दिन का है उससे मापा जाता है। दूसरा चीज़ देखिए तो सूखे को निम्न कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो मौसमी सूखा होता है। पहला 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो पहला मौसमी हो गया, दूसरा जल विज्ञान संबंधी सूखा, तीसरा क्या होगा कृषि सूखा, और चौथा सामाजिक आर्थिक सूखा। ये 4 प्रकार के सूखा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, चुनाव अवधि के दौरान, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है हमेशा। वैसे भारत में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, फिर भी हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कथन पहला दिया है, चुनाव अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दे सकता है। कथन 2 दिया है, चुनाव अभियान के दौरान चुनाव और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और भारत तिब्बत सुरक्षा सीमा पुलिस आईटीबीपी भेज सकता है। कथन 3 कह रहा है, जब सरकारी अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर होते हैं तो वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियंत्रण में काम करते हैं, न कि सरकार के नियंत्रण में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही है। अगर पहला कथन देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सरकार को चुनाव का दिशा निर्देश पालन करने के लिए आदेश दे सकती है। अगर यहाँ पे दूसरी चीज़ें देखें तो चुनाव अभियान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ पे फोर्स को भेज सकती है, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ इनको भेज सकती है। तीसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो जब आप आईएएस अधिकारी बन जाएंगे तो आप जब भी इलेक्शन होगा तो आप उस समय सरकार के प्रति जिम्मेदार न होकर के ईसीआई के प्रति जिम्मेदार होंगे और उसके लिए काम करेंगे, उसके अधिकारी हो जाएंगे। आप कर्मचारी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, देख सकते हैं। जब तक कुछ चुनाव होता है घोषणा से लेकर के संचालन और परिणाम तक कौन रेगुलेट करता है उसको, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आचार संहिता को लागू करता है और इसके उल्लंघन पर किसी पार्टी या व्यक्ति को दंडित कर सकता है। और अगला चीज़ देखें यहाँ पे, तो निर्वाचन आयोग चुनाव जीतने के लिए, अगर सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र करती है तो ऐसे ट्रांसफ़र के लिए सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है कौन, चुनाव आयोग। क्योंकि इससे दुरुपयोग लाभ हो सकता है, गैर मतलब अवांछनीय लाभ प्राप्त हो जाएगा सरकार को, क्योंकि उसके कुछ ऐसे डेटा होंगे जिनको लेकर के कार्रवाई कर सकता है अधिकारी, लेकिन ऐसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन उनको दिशा निर्देश दे सकता है। अगला चीज़ देखें तो अगला चीज़ यहाँ पे देखिए, सीआरपीएफ के 60 बटालियन, ऐसे नंबर तो नहीं पूछेगा आपसे, बस याद रखिएगा सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ, यहाँ तक कि सीआईएसएफ और आईटीबीपी, इन सब के जवानों का उपयोग करती है एकदम पारदर्शी रूप से इलेक्शन करवाने के लिए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, भुगतान अंतरण ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, भुगतान अंतरण वे प्राप्तियां हैं जो देश के निवासियों को मुफ्त में प्राप्त होती हैं। यहाँ मुफ्त से कंफ्यूज मत होइएगा, मुफ्त मतलब होता है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा तो मिलेगा, ये बात यहाँ कह रहा है। कथन 2 दिया है, इनमें विप्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल है। कथन 3 दिया है, इन्हें सरकार द्वारा या विदेश में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए, आपको सरकार पेंशन देती है या फिर पीएम जन धन योजना के अंतर्गत अभी 500 रुपये मिला था, वो सारी किसके अंतर्गत ट्रांसफर होती है, इसी के अंतर्गत।
ट्रांसफ़र पेमेंट के अंतर्गत सरकार ने सबके खाते में भेजे थे। तो क्या आपने कोई काम किया था? नहीं किया था, वो मुफ्त में आपको मिले थे। या फिर आप पीएम किसान योजना का नाम सुने होंगे, उसमें भी सरकार 6,000 रुपया ट्रांसफ़र करती है। तो इसी तरीके से करती है, वो किसी तरह का काम नहीं करवाती है, वैसे उनके ट्रांसफ़र कर देते हैं मुफ्त में। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा चीज़ देखें, इनमें विप्रेषण, किसी ने आपको रेमिटेंस भेजा, आपके घर के लोग विदेश होंगे तो वो रेमिटेंस पैसे भेजते होंगे, तो रेमिटेंस हो गया विप्रेषण। उपहार अगर गिफ्ट के रूप में आपको मिलता तो भी आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अनुदान ग्रांट के रूप में आपको लौटाना नहीं पड़ता है। तो इस सभी इसमें सम्मिलित होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट में। तीसरा चीज़ देखें, तो इन्हें सरकार या विदेश में रहने वाले निजी नागरिकों द्वारा प्रदान किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ें दी हुई हैं जो हमने आपको समझा दिया अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित जाम्बी फर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, फर्म जो अपने ऋण का वित्तपोषण हेतु पर्याप्त लाभ अर्जित करती है। कथन बी दिया है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने वाले फर्म। कथन सी दिया है, वे फर्म जो अपनी वर्तमान आय के द्वारा अपने ऋण सेवा लागत को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कथन डी दिया है, ऐसे फर्म जिनके लाभ पर करारोपण किए बिना सरकार द्वारा समर्थन किया जाता। तो बताइए जॉम्बी फर्म किसे कहते हैं? आप साउथ हॉलीवुड फिल्म देखते हो तो जॉम्बी का नाम वहाँ सुने होंगे, उसी तरह का यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के समझ सकते हैं इसको। तो बताइए जॉम्बी फर्म किसे कहते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है वे फर्म, सी लगाया है, वे फर्म जो अपनी वर्तमान आय के द्वारा जो भी ऋण लिए हैं, सेवा जो कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं, उसकी लागत जो भी कॉस्ट उनका आ रहा है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा, तो उनको जॉम्बी फर्म कहते हैं। तो जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। ये जॉम्बी फर्म कैसे कॉन्सेप्ट आया था, तो पूर्व सलाहकार आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम जो थे, अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था कि जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें इससे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग अपनी मतलब लाभ नहीं कमा रहे थे उनको बंद कर देना चाहिए था, निष्क्रिय जो पड़ गए थे, लेकिन हमने बंद नहीं किया, दोनों को साथ लेकर आ गए। तो ऐसे कंडीशन में जॉम्बी फर्म की संख्या लगातार हमारे वहाँ बढ़ रही है। अब हुआ क्या है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग धीरे धीरे शिथिल हो रहे थे उनको सरकार ने क्या किया कि जो भी ऋण दिए हुए थे उसको एवरग्रीनिंग कर दिया। एवरग्रीनिंग का मतलब हो गया कि आपने अगर 1 लाख रुपया लोन लिया है, आपकी अवधि पूरी हो रही है, तो आपसे बैंक आपको कुछ पैसे और दे देगा। आप मुझसे पूछेगा बैंक कि आप पैसे मेरा वो लौटाएंगे या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं लौटा पाएंगे, तो बैंक आपसे ये कहेगा कि काम कीजिए, कुछ पैसे और ले लीजिए, अपने उद्योग को बंद मत करिए और चलाइए उसको दोबारा। तो एवरग्रीनिंग मतलब दोबारा ऋण दे करके और उसको एवरग्रीनिंग फिर से दोबारा उसको चालू कर दिया, तो उसी प्रक्रिया को होते है एवरग्रीनिंग। तो सरकार ये कह रही है कि इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो लाभ तो कमा नहीं रहे हैं और डूबते जाएंगे। इससे होगा कि एनपीए का जो क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा, एनपीए क्राइसिस। इसीलिए आया था ये जॉम्बी फर्म। तो जॉम्बी फर्म को आपको समझ लिए कि वो उद्योग होते हैं जो लाभ नहीं कमा पाते हैं, मतलब अपने संचालन के द्वारा अपने जो ऋण लिए हैं या फिर कॉस्ट प्राइस है वो भी नहीं रिकवरी कर पा रहे हैं, उनको जॉम्बी फर्म कहते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए जो सुरक्षात्मक उपाय हैं इनका गलत तरीके से ये लोग लाभ उठा रहे हैं। कौन? जॉम्बी फर्म। तो इसीलिए बस ये न्यूज़ में था, बाकी आप बातें समझ गए। अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, या फिर एनपीए का कंडीशन होगा तो वहाँ पे भी आप मेंस जब आंसर लिखिएगा तो वहाँ पे एनपीए के कंडीशन में इसको जिक्र कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात को व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र रेसिप्रोकल टेरिटरी के रूप में घोषित किया। व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र का अर्थ है भारत के बाहर का कोई देश या क्षेत्र जहां उस क्षेत्र के लिए कुछ निर्देशित जो न्यायालय होंगे उनके द्वारा पारित कानूनों को भारत में लागू किया जाएगा। कथन एक कह रहा था। कथन दो कह रहा है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत किसी देश को व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया जा सकता है 1908 के अधिनियम के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है रेसिप्रोकल टेरिटरी के संबंध में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही है, यहाँ दोनों कथन सही है। इसका मतलब ये होता है, देखिए हमारे वहाँ ज़्यादातर यूएई में लोग रहते हैं, खाड़ी देशों में, वहाँ पे वो जाते थे, कोई क्राइम करके भाग आते थे, वापस चले आते थे भारत में। ऐसे में होता क्या था कि यूएई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाता था। तो अभी यूएई और भारत के बीच एक संधि हो गई, एग्रीमेंट हो गया और भारत ने उसको रेसिप्रोकल टेरिटरी घोषित कर दिया। अब वहाँ के न्यायालय अगर किसी को क्रिमिनल घोषित कर देता है तो वही लागू भारत में भी होगा, वो क्रिमिनल भारत में भी रहेंगे ही रहेंगे। तो ये प्रावधान हो गया। अब जो लोग वहाँ गलती करेंगे तो यहाँ पे भी सज़ा भुगतेंगे, ऐसा नहीं कि बच जाएंगे। यहाँ पे पहले बच जाते थे, लेकिन अब जब से घोषित हो गया तब से ये लोग नहीं बच पाएंगे।
तो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के तहत इसको घोषित की गई। आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है तो क्या जो वहाँ पे न्यायालय जो जितना अधिकार वहाँ के न्यायालय का उतना अधिकार यहाँ के न्यायालय को बराबर दोनों को मिलेगा? तो बिल्कुल हाँ मिलेगा, दोनों की डिग्री समान होगी। ये बात आप याद रखिएगा। तीसरा चीज़ देखिए, तो वरीय न्यायालय या फिर सुप्रियर कोर्ट क्या होता है? निर्देशित न्यायालय, जिसे हम वरीय न्यायालय कहते हैं। तो वहाँ पे जो वरीय न्यायालय होगा उसी में यहाँ पे भी वही होगा। मतलब यहाँ के न्यायालय अगर उनको आदेश देता है अरेस्ट करने के लिए तो बराबर होगा। वहाँ के न्यायालय ने दे दिया तो यहाँ पे भी न्यायालय उनको अरेस्ट करवा वहाँ भेज सकता है, या फिर यहीं पर उनको वो दंड दे सकता है भारत में ही। तो ये इस तरीके का कुछ प्रोविज़न था जो कि अच्छा है, बढ़िया है। क्रिमिनल ऑफेंस दोनों जगह बंद रहेंगे, कम होंगे, मतलब क्रिमिनल यहाँ पे आके शरण नहीं ले पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्द्रभूमि। आपको बताना इसमें आर्द्रभूमि के संबंध में सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं, बताना कौन सा उनमें से सही है। कथन ए दिया है, आर्द्रभूमि एक ऐसा भूमि है जो या तो अस्थायी रूप से या मौसमी रूप से जल से संतृप्त रहता है और इसकी विशिष्ट परिस्थिति तंत्रीय विशेषताएं होती हैं। विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रीय विशेषताएं होती हैं, कथन एक कह रहा है। कथन दो कह रहा है, भारत में आर्द्रभूमियों को वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन अधिनियम वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट 2017 के तहत विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है इनको। कथन तीन कह रहा है कि राष्ट्रीय वेटलैंड समिति सरकार को उचित नीतियों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में बाध्यकारी सलाह प्रदान करती है। तो बताइए इनमें से कौन से सेंटेंस सही हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब एक चीज़ सोचिए यहाँ पे, इसको कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो समिति है, कैसी समिति है ये सलाहकारी समिति है। तो ये यहाँ पे सरकार को उचित नीतियों और आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले उपायों को एक बाध्यकारी सलाह, कभी भी सलाह आपको लिए बाध्यकारी हो सकता है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सलाह बाध्यकारी नहीं होता। सलाह मतलब एक तरह का होता है सजेशन, ये बाध्यकारी नहीं हो सकता। तो आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे ही आप तीन को एलिमिनेट करेंगे आसानी से आंसर पर पहुँच जाएंगे। एक, तो इस तरीके से आप यूज कीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला कथन तो दे रहा था कि अस्थायी हो या मौसमी हो, तो बिल्कुल सही है। और ये विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। और दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम 2017 के तहत विनियमित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो दिया था, जो उनके आदेश होते हैं, मतलब जो सुझाव होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते, जस्ट एक सजेशन होते हैं। दूसरा चीज़ देखिए, तो वेटलैंड समिति एक सलाहकारी है, न कि बाध्यकारी। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। भारत में कितने वेटलैंड है इस समय? तो 42 है वेटलैंड इंडिया में। वेटलैंड एक तरह इकोसिस्टम होता है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और एक तरह से कह ले तो ये मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फिल्टर होता है। और देखिए अगर भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में वेटलैंड इस समय है, तो वो यूपी हो गया है। यूपी में 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से वन वायुजनित मतलब होता है एयरबॉर्न डिजीज हैं? तो आपको ये बताना है एयरबॉर्न डिजीज है, वायुजनित रोग कौन कौन से हैं इनमें से। कथन ए दिया है खसरा मीजल्स। कथन दो दिया है क्षय रोग टीबी। कथन तीन दिया है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब HIV। कथन चार दिया है चिकन पॉक्स। तो बताइए इनमें से एयरबॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं? ये कोरोना को ध्यान में रख करके, कोविड-19 को ध्यान में रख के क्वेश्चन बना हुआ है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने HIV को ध्यान में रख करके इसको एलिमिनेट कर दिया है तो बिल्कुल सही काम किया है। जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे आप 50-50 पे गेम आ जाएगा आपका। ऐसे में आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। बाकी सभी हैं। यहाँ पे खसरा क्या होता है? ये भी एक तरह से एयरबॉर्न डिजीज ही है। टीबी क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, किसी को खांसते हुए उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो भी हो सकता है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हैं एयरबॉर्न डिजीज। और चिकन पॉक्स ये भी तो है एयरबॉर्न डिजीज। तो 1, 2 और 4 एयरबॉर्न डिजीज हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट दिया हुआ है। अब वो डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है वो हो गया इबोला हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। एयरबॉर्न डिजीज क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, सार्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। सार्स कोविड-19 का ही एक रूप है, मतलब इसके अंतर्गत कोविड-19 आता है सार्स के अंतर्गत। और उसके बाद देखिए वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा होता है? ये मलेरिया होता है। वेक्टर बॉर्न किसी जीव या फिर छोटे पक्षियों के द्वारा या फिर अन्य जीवों के द्वारा आता है, जो हमें मतलब जीवों से मनुष्य में आता है, उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अन्य बहुत सारे लिस्ट दिए हुए हैं, आपको देखना हो तो देख सकते हैं रोक के, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा समझेंगे तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्यों न्यूज में था यहाँ पे समझ लीजिए। इसलिए न्यूज में था कि अभी कौन WHO ये कह रहा था कि इसके द्वारा एयरबॉर्न डिजीज कोरोना के द्वारा इसको हम रोकने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, तो बस इसीलिए क्वेश्चन न्यूज में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित हैं? आपको ये बताना है। तो पहला दिया है वाडीनार बंदरगाह, दूसरा दिया है मुंद्रा बंदरगाह, तीसरा दिया है धामरा बंदरगाह और चौथा दिया है काकीनाडा बंदरगाह।
तो बताइए इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पे वेस्टर्न घाट पे है बंदरगाह। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए यहाँ पे काकीनाडा आंध्रा में है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर लेंगे। धामरा बंदरगाह कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, तो इसको भी कर लेंगे। मांद्रा बंदरगाह वाडीनाड बंदरगाह, ये दोनों गुजरात में है। तो मांद्रा बंदरगाह जो है ये भारत का निजी और सबसे ज़्यादा कंटेनर ढोने वाला बंदरगाह है। कमर्शियल बंदरगाह सबसे बड़ा है बंदरगाह ये। तो अब ऐसे में आपको आंसर मिल जाएगा सी। जिन लोगों ने सी लगा रखा था बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्यौरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मांद्रा बंदरगाह, मुंद्रा है, मांद्रा सॉरी हमने मांद्रा पढ़ दिया, मुंद्रा है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, जो बड़ी मात्रा में कार्गो संभालने वाला भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। दूसरा देखिए वाडीनार बंदरगाह, ये भी गुजरात में है, देवभूमि द्वारका में स्थित है, एक लघु तटीय बंदरगाह है। ये चीज़ समझ गए। धामरा बंदरगाह ये कहाँ पे, भद्रक जिले में उड़ीसा में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। काकीनाडा तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये कहाँ पे स्थित है, आंध्रा में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पे ये दोनों बंदरगाह लास्ट के हैं, धामरा और काकीनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति यूलोफिया ओबटूसा यूलोफिया ऑब्टूसा, जिसे ग्राउंड आर्किड के रूप में जाना जाता है, भारत में 100 वर्षों से भी अधिक समय के वर्षों के बाद किस राज्य में पुनः खोजा गया है, आपको ये बताना है। ए दिया है अरुणाचल प्रदेश, बी दिया है केरल, सी दिया उत्तराखंड, डी दिया है उत्तर प्रदेश। बताइए इस कहाँ पे खोजा गया है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही सोचेंगे कि या तो ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में या हिमालय रीजन में पाए गए होंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है यूपी में पाया गया है, और कितने दिनों बाद, 100 वर्षों बाद पाया गया है। कुछ इस तरह से खूबसूरत सा दिखता है ये आर्किड। और ये देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है, दुधवा नेशनल पार्क में। और ये क्या है, एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति है, यूलोफिया ओबटूसा का नाम याद रखिएगा। ये ग्राउंड ऑर्चिड इसको कहते हैं। IUCN का इसका स्टेटस है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और 1902 में पीलीभीत में देखा गया था। उसके बाद फिर दोबारा कब देखा गया, तो 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में देखा गया, और सबसे लेटेस्ट में जहाँ देखा गया वो है बांग्लादेश, 2008 में बांग्लादेश में देखा गया। तो बांग्लादेश हमारा ऐसा थोड़ी है, इसलिए हमें 100 वर्षों के बाद भारत में देखा गया, इसे मान सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, मनरेगा का इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे मजदूर जो थे घर चले गए, तो उनको रोजगार देने के लिए मनरेगा का यूज़ किया गया था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस साल के एग्जाम में। कथन एक दिया है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों में यह प्रावधान है कि परिवारों को 150 दिनों के लिए के कार्य की अनुमति प्रदान करने हेतु योजना का विस्तार किया जा सकता है। कथन दो दिया है, GDP के प्रतिशत के रूप में मनरेगा के लिए व्यय वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कम किया गया था इसमें व्यय। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ पे ये देखें दो वाले में 20-21 के लिए, तो भी ये गलत हो जाएगा, कम नहीं किया गया, ज़्यादा ही किया गया, क्योंकि लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे अच्छा तरीका था। तो एक इसमें सही है, दो गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट, क्योंकि हर साल बढ़ती ही गया है। यहाँ पे देखेंगे 16-17 में भी 17-18-19-20 हर साल बढ़ता गया है, और 20-21 में कम अलॉट किया गया था, लेकिन जब कोरोना महामारी के दौरान फिर बढ़ा दिया गया, इसको अलग से इसके लिए प्रोविजन कर दिया गया। दूसरा चीज़ देखें, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और कौन से अधिनियम के द्वारा इसको चालू किया गया था, ये पूछा जा सकता है। तो अब याद रखिएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको चालू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये काम करता है। इतनी सी बात थी। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें, अगर सामान्य वर्षों में देखें तो ये 100 दिन की गारंटी देता है। किसको देता है, परिवारों को देता है। परिवार में कितने लोग माने जाते हैं, बच्चे सारे जोड़ करके देता है, तो 100 दिनों तक ये रोजगार की गारंटी देता है। और 100 दिन अगर किसी ने कोटा पूरा कर लिया है तो उसको फिर से दोबारा रोजगार नहीं दिया जाता है इसमें। दूसरा चीज़ देखिए, सूखे एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, मतलब समय के लिए, परिवारों को 150 दिनों के लिए रोजगार प्रावधान किया जाता है रोजगार का। तो कोरोना महामारी था, इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया था, इसके अंतर्गत भी 150 दिनों के रोजगार का अवसर प्रदान किया गया था लोगों को। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा खर्च तो होंगे ही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट दूसरा क्वेश्चन, मतलब लास्ट सेकेंड है। देखिए पहला कथन ये क्वेश्चन ये कह रहा है, दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बजट में भी इसे प्रावधान किए गए इससे संबंधित, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कथन एक दिया है, दुर्लभ मृदा तत्व रेडियोधर्मी प्रकृति के नहीं होते हैं। कथन दो दिया है, इन तत्वों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय संबंध और राष्ट्रीय रक्षा नीति में किया जाता है। कथन तीन दिया है, चीन के पास विश्व के
ज्ञात दुर्लभ मृदा भंडार में 80% उसका योगदान है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखें तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, ना कि यहाँ पे दिया नहीं होते जबकि होते हैं। दूसरा चीज़ देखें तो इनका स्वच्छ ऊर्जा या फिर स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय संबंध या फिर राष्ट्रीय रक्षा नीति में भी उपयोग किया जाता है, राष्ट्र रक्षा में भी उपयोग किया जाता है। और पूरे विश्व के जितने रेयर एलिमेंट हैं वो उसके 80% केवल चाइना के पास है। इसीलिए आप देखते होंगे चाइना से मोबाइल जो आते हैं वो सस्ते आते हैं। इतने सारे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जिनका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और आप लोग पता होगा हम लोग पिछले सीरीज में देखे थे कि नोड सरकार समुद्र से नोड निकालने के प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से यही रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं वहाँ से। दूसरा यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर नेटवर्क, संचार एवं स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संबंध, राष्ट्रीय रक्षा, इन सब में उपयोग किया जाता है इसका। और चीन के पास संपूर्ण विश्व का 80% रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 की किसी दवा को हटाने के लिए संबंधित कौन कौन से मानदंड होते हैं ये आपको बताना है। कथन 1 दिया है भारत में उस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो हटा दिया जाएगा। कथन 2 दिया है अधिक प्रभावी और बेहतर लागत प्रभावशील अन्य दवा उपलब्ध हो तो हटाया जा सकता है इसी लिस्ट में से। कथन 3 दिया है जिस बीमारी के लिए दवा दी जाती थी है वो भारत में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंता का विषय नहीं रह गया तो हटाया जा सकता है। कथन 3 दिया है रोगाणुरोधी मतलब एंटी माइक्रोबियल के मामले में यदि भारतीय संदर्भ में जो भी भारत के नागरिक हैं उनके पैटर्न ने किसी दवा के प्रति अप्रभावी बन गए हैं, मतलब अब वो काम नहीं करता तो हटाया जा सकता है। तो बताइए इनमें किसके द्वारा हटाया जा सकता है, किन मानदंडों के आधार पर हटाया जा सकता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही काम किया। इन सारे मानदंडों के आधार पर हटाया जा सकता है, बस इतनी सी बात है। और दूसरा चीज़ देखिए तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम, मतलब ये काम होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम होता है। और इस समय 279 दवाएं ऐसी हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत कई संप्रभु देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। निम्नलिखित देशों को भारत के साथ सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बताइए पहला दिया है बांग्लादेश, दूसरा दिया पाकिस्तान, तीसरा दिया चीन, चौथा दिया नेपाल, पांचवा दिया भूटान और छठवां दिया अफगानिस्तान। तो बताइए इनमें से कौन से देश के साथ सीमाएं हमारी कैसे घटती जाती हैं। यहाँ पे म्यांमार नहीं दिया है वरना वो भी सम्मिलित हो जाता। तो बताइए इनमें से कौन से देश के साथ सीमाएं घटते हुए क्रम में सही हैं। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो आप कूट याद रखिएगा, बचपन में MBA तो 20 हो गया बांग्लादेश, C से हो गया चाइना और P से हो गया पाकिस्तान। तो आप ऐसे आपको निकालेंगे तो BF का करेक्ट हो जाएगा, बचपन में MBA। तो इस तरीके से कूट के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से देख लें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा है, फिर चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो नीचे से तीसरे नंबर पे म्यांमार है, ऊपर से चौथे नंबर पे म्यांमार है, याद रखिएगा ये बात। और सबसे लंबा कौन है? बांग्लादेश, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं यहाँ से कूट। तो बचपन में MBA भी याद कर सकते हैं। BA से हो गया बांग्लादेश, CH से हो गया चाइना, PA से पाकिस्तान और फिर उसके बाद N से नेपाल और M से म्यांमार और B से भूटान और A से अफगानिस्तान। इस तरीके से बचपन में MBA भी याद कर सकते हैं। इस तरीके इस कूट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी क्वेश्चन करेक्ट हुआ हो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।